हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरेट्स। आई एम जौहर और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस का प्योर का रिमेनिंग पार्ट। सो हमें मेनली पढ़ना क्या है इस वीडियो में, जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ना उनको कैसे सेपरेट करेंगे और उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, तो वो सारे थिंग्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, अभी जैसे कि हमारे पास कई सारे मिक्सचर्स हैं, ओके, फॉर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम जैसे हैंड पिकिंग मेथड उसके थ्रू भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को। और सेविंग मेथड्स के थ्रू भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या, तो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अगर ब्लू ब्लैक इंक है उसमें जो डाई यूज होता तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। सो इसके लिए हम ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू हम अलग करेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसमें एक बीकर लेंगे और उसमें उसको हाफ वाटर से फिल करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ये वाच ग्लास है, ये वाच ग्लास इसमें जो भी इंक है उसे रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। अब हम इस वाच ग्लास को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो भी इंक है ना उसमें से वाटर इवेपोरेट और करना स्टार्ट हो गए स्टीम्स के। और आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि अगर ये कुछ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होंगे, चेंजेस स्टॉप हो जाएंगे, उसमें से कोई भी इवेपोरेशन नहीं होगी। तो क्या करेंगे, हम इस बर्नर को स्टॉप कर देंगे। ओके, तो अभी देखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे फिर कि ये इस वाच ग्लास में जो भी एज ए रेसिड्यू कुछ बचेगा तो वो क्या होगा, वो जो भी इस ब्लू ब्लैक इंक का जो भी कंपोनेंट होगा ना डाइड, सो वो एज ए रेसिड्यू बच जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है ना, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसके थ्रू, उससे हम इस मेथड के थ्रू, इवेपोरेशन मेथड के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। सो एक ये मेथड है हमारे पास मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए थ्रू इवेपोरेशन मेथड। ओके, अभी अगर हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे। अभी हमारे पास मार्केट्स में कई सारे मिल्क होते हैं, कई टोन्ड मिल्क होते हैं, फुल टोन्ड मिल्क। ओके, वो डिपेंड करती है उसके में फ़ैट की क्वांटिटी कितनी है, फ़ैट की अमाउंट कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो कैसे करेंगे, सो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सो इस मेथड में हम करते क्या हैं, सो जिस भी मिल्क से हमें क्रीम को अलग करना हो उस मिल्क को एक बीकर में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग करेंगे 2 मिनट्स के लिए। अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन नहीं है हमारे पास तो जो किचन में हमारे मिल्क चर्नर मशीन्स होता है ना उसका यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम इस मिल्क को सेंट्रीफ्यूग करेंगे 2 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी उसमें से मिल्क है ना वो सेपरेट हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। अगर इस टेस्ट ट्यूब से अगर हम मिल्क को सेपरेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में, तो क्या होगा, इसके मिल्क और क्रीम्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये वर्क कैसे करता है किस प्रिंसिपल से, तो इसमें अब वैसे मिक्सचर्स जिसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है ना, तो उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम नहीं अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब कंपोनेंट्स की साइज क्या हो, लार्ज इनफ हो कि वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर सकें। ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड। और कंपोनेंट्स की साइज़ अगर बहुत स्मॉल हो कि वो फिल्टर पेपर को पास कर सके तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ये वर्क कैसे करता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो जो भी इसमें मिक्सचर में जो भी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं ना वो बॉटम में सेट होते हैं और जो भी लाइटर पार्टिकल्स है वो अपर में सेट हो जाते हैं। इसी प्रिंसिपल के थ्रू क्रीम्स क्या होती है, मिल्क से अलग होती है। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेयरीज़ जो भी मिल्क डेयरीज़ होती है ना उसमें कैसे वो क्रीम्स को सेपरेट किया जाता है। सो हम सभी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अभी कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के, वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन है कि ये मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है ब्लड और यूरिन के टेस्ट करने के लिए। उसके जो भी कंपोनेंट्स टेस्ट करने होते हैं ना, तो उस डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन है ये डेयरीज और होम घरों में हमारे बटर को अगर क्रीम से सेपरेट करना हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और सेम प्रिंसिपल कहाँ वर्क करता है, सेम मेथड वॉशिंग मशीन्स में जो कपड़े सुखाए जाते हैं उनमें से अगर वाटर को स्क्वीज आउट करना होता है तो यही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू वॉशिंग मशीन वाटर को स्क्वीज आउट करती है कपड़ों में से। ओके, अभी अगर हमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करना हो, कोई अगर मिक्सचर है हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स का, तो उसे कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये सेपरेटिंग फनल। ये क्या है, सेपरेटिंग फनल। तो इसमें हम क्या करेंगे इस मेथड के थ्रू, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं वाटर और ऑयल का मिक्सचर, वाटर प्लस ऑयल, ये दोनों क्या करेंगे इमिसिबल लिक्विड से दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरह का अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास तो उसको हम इस सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम सेपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे सेपरेटिंग फनल में दोनों का मिक्सचर को हम पोर करेंगे और उसके बाद अब कुछ देर तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो जो भी डेंस लिक्विड होगा इन दोनों में वो क्या होगा, बॉटम में सेटल होगा, और जो भी लेसर डेंस होगा वो उसके अपर लेयर में सेटल होगा। सो लिक्विड्स विल सेपरेट इनटू दिस सेपरेटिंग फनल बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। लिक्विड्स क्या होंगे अपने डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग इस सेपरेटिंग फनल में सेपरेट हो जाएंगे। और जो भी बॉटम में, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में वाटर और ऑयल के केरोसिन ऑयल के एग्जांपल में मिक्सचर में क्या होगा, वाटर बॉटम में सेट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे जो भी बॉटम में सेट रहा है तो स्टॉप कॉक स्लू में क्या होगा, क्लोज रहेगा ये। अब ये कुछ देर के बाद दोनों अगर सेपरेट हो गया लिक्विड्स तो फिर हम स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और जब तक पूरा वाटर का लेयर वो पावर आउट नहीं हो जाए सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू, तब तक हम इसे ओपन रखेंगे। फिर उसका फिर क्लोज कर देंगे और फिर हमें नेक्स्ट अगर लेयर चाहिए केरोसिन ऑयल की तब हम फिर इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से जितने भी लेयर्स होंगे ना, जितने भी लिक्विड्स होंगे इमिसिबल लिक्विड्स, उन सभी को हम इस सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये इस मेथड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने डिस्कस किया ऑयल और वाटर में अगर मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो, और आयरन को इसके ओर से अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी लाइटर स्लैग ऊपर में फॉर्म हो जाते हैं मोल्टेन और मेटल्स और के ऊपर, तो क्या करते हैं इस मेथड के थ्रू जो भी स्लैग हुआ ना वो अपर में सेटल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। स्लैग ये सेटल होता है अपर पार्ट में, और जो भी मोल्टेन आयरन है वो क्या वहाँ कहाँ सेट होगा, वो सेट होगा बॉटम में। मोल्टेन आयरन वो सेट होता है बॉटम में फर्नेस के। तो इस मेथड के थ्रू हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं मोल्टेन आयरन को इसके ओर्स से। अभी नेक्स्ट वन है अगर हमारे पास साल्ट और कैपर इसका मिक्सचर हो तो हम इसे कैसे अलग करेंगे। तो इसमें एक कैम्फर, ये क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है। ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से वेपर में। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसी को यूज़ करके हम इसको अलग कर सकते हैं इसके मिक्सचर्स के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चाइना डिश लिया और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल को हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक इन्वर्टेड फनल है और इसको हमने प्लेस किया एक चाइना डिश के ऊपर, और इसमें जो मिक्सचर है ना साल्ट और कैम्फर का उसे प्लेस किया, और उसके बाद हम हीट सप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन्वर्टेड फनल को कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो भी इसमें कैम्फर है साल्ट और कैम्फर के मिक्सचर में, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा तो ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है
फ़नल का, तो वहाँ पर क्या होगा, ये आफ्टर सम टाइम बर्नर को बंद करने के बाद वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा डायरेक्टली। तो सॉलिडिफाई होकर के वो यहाँ पे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, इसको जब अगर देखेंगे कि कोई भी कैम्फर अभी इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे सॉलिडिफाई होने के बाद जम जाएगा। तब हम उसे क्या कर सकते हैं, कैम्फर को इससे मिक्सचर के से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, चेक करना होगा अगर हमें कि जो भी ब्लैक इंक है वो सिंगल कलर्ड है या फिर मोर देन वन कलर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लेंगे फ़िल्टर पेपर का एक स्ट्रिप, और उसको जैसे ये एक स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, और इसमें हम नीचे से एक लाइन ड्रा करेंगे बाय एनी पेंसिल, ओके, सम डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर अबव, और उस पर क्या करें, बिल्कुल मिडिल में एक इंक का एक स्पॉट वो डालेंगे। जिस भी इंक को हमें टेस्ट करना हो ना, उसके ब्लैक इंक को या ब्लू इंक को, ठीक है, उसमें कौन सा डाई कितने कंपोनेंट्स का है, सिंगल कलर है या मोर देन वन कलर्स, तो उसको हम टेस्ट करेंगे। उसकी ड्रॉप्स को हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में डालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक ग्लास जार या फिर एक टेस्ट ट्यूब उसको लेंगे, और उसमें नीचे थोड़ा सा बॉटम में वाटर रखेंगे, और उसमें ये जो फ़िल्टर पेपर का स्ट्रिप है ना, इसको डिप करेंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्टली इसको टच करेंगे, जो भी बॉटम है फ़िल्टर पेपर का। तो टच करने के बाद क्या होगा, अब ये जो वाटर है ना, इस फ़िल्टर पेपर को में अब्जॉर्ब होना शुरू होगी, और वो उसमें राइज करना शुरू करेगी ऊपर। तो जैसे जैसे वो राइज करना शुरू करेंगे ना ऊपर में ये वाटर, तो जितने भी कंपोनेंट्स इस इंक में इंक के स्पॉट में जितने भी कलर के कंपोनेंट्स हैं, वो वाटर के साथ साथ ऊपर राइज करना शुरू करेंगे लेयर फॉर्म में। तो अब वो कैसे लेयर फॉर्म में जाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि स्पॉट ऑफ इंक में से कितने लेयर्स कलर्स के ऊपर राइज करेंगे। तो पहले कौन सा कलर राइज करेगा वाटर के साथ, वाटर में डिज़ोल्व होने हो करके, तो जिसकी भी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी सबसे पहले तो वो डिज़ोल्व होगा और वो ऊपर फॉर्म होगा। फिर उसकी सॉल्युबिलिटी जिसके उसके बाद होगी वो नीचे फॉर्म होगा। तो इस तरह से क्या होंगे, लेयर्स बनेंगे, इसमें लेयर्स बनेंगे, डिफरेंट लेयर्स। तो सबसे टॉप पे जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी वो लेयर, वो कंपोनेंट सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो भी इंक है ना, ब्लैक इंक, उसको सिंगल कलर है या मोर देन वन कलर है। और ये जो मेथड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमा मीन्स होता है क्या, कलर, और उसी से इसका नेम बना है क्रोमैटोग्राफी। अब ये जो मेथड है इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, तो अगर कलर्स को सेपरेट करना है एक डाई में से, तो उसमें करेंगे इस मेथड का यूज़, या फिर नेचुरल कलर्स में से उसके पिगमेंट्स को अलग करना पार्टिकुलरली, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से हम इजीली अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होते हैं इसमें कलर्स के, जो भी पहले सोलूबल होगा। और नेक्स्ट यूज़ है अगर ब्लड में से डिफरेंट ड्रग्स को अलग करना, तो वहाँ भी हम इस मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अगर दो मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है, उसमें से हमें दोनों को अलग करना, तो हम कैसे करेंगे, मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पार्टिकुलरली हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। तो इसके थ्रू हम उन मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं इजीली, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस इजीली इतना ज़्यादा है ना कि हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अभी अगर दो मिक्सिबल लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेस देना है ना, तो उसको हम इस मेथड के थ्रू नहीं अलग करेंगे,
उसे हम अलग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो मिक्सिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की डिफरेंस कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेस देन है, तो उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। अब ये क्या है, इसे हम बाद में समझेंगे, पहले डिस्टिलेशन मेथड इसको समझते हैं। तो इस मेथड में हम करते क्या है, ये तो ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हम मिक्सर्स को और करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक कंडेंसिंग चैम्बर से ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे इस पाइप के थ्रू, और इसमें एक थर्मोमीटर इस तरह से अरेंज करेंगे। ये लेबोरेटरी अरेंजमेंट है, तो इस क्लैंप के थ्रू हम इसमें एक थर्मोमीटर अरेंज करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम इसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जिस भी लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी वो क्या होगा, पहले बॉयल करना स्टार्ट होगा, इवेपोरेशन उसका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे कितने पे इवेपोरेशन उसका स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद क्या होगी, वो इस चैम्बर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू वो इस कंडेंसिंग चैम्बर में जाएगी और वो यहाँ पे वो फिर उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। और आफ्टर कंडेंस होने के बाद वो इस बीकर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले क्या होगा, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर में एसीटोन सबसे पहले बॉयल होगा, एवेपोरेट होने के बाद वो इस एंटर करने के बाद फिर कंडेंस होने के बाद कंडेंसर चैम्बर के थ्रू इस बीकर में इजीली हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं एसीटोन को। अब उसके बाद फिर क्या होगा, वाटर एज ए रेसिड्यू बच जाएगा इसमें। तो हम इस तरह से हम दोनों लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम वैसे लिक्विड्स को अलग करेंगे जिनके बीच की बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस क्या है, 25 डिग्री से कम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस यहाँ पे एक अलग से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता क्या, तो उसमें एक्स्ट्रा ग्लास बीड्स होते हैं कई सारे यहाँ पे। और ये जो ग्लास बीड्स होते हैं ना, वो रिपीटेडली इवेपोरेशन के लिए और कंडेंसेशन के लिए, इवेपोरेशन के लिए क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड कराते हैं को ईजिली जो भी लिक्विड्स हैं वो ईजिली इवेपोरेट हो सके, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है बॉइलिंग पॉइंट्स का। अभी हम ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके मेथड के थ्रू हम एयर्स के जो डिफरेंट गैसेज हैं ना उसको हम अलग कर सकते हैं ईजिली। अभी जैसे हमें एयर को अलग करना हो तो उसके क्या होते हैं, उसके गैसेस उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होती हैं, तो उस मेथड के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अभी अगर गैसेस को अलग करना हो हमें एयर में से, तो हम कैसे करेंगे, तो जो भी हमारे पास एयर है उसको पहले क्या करेंगे, उसको पहले कूल करेंगे, टेम्परेचर उसकी डिक्रीज़ करेंगे और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसको हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम उसको वार्म करेंगे और उसके बाद फिर कंडेंस करेंगे, और फिर उसको हम इजीली उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, लेयर बाय लेयर्स इजीली उसको कलेक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ओके, अब ये एक्चुअल apparatus है, कैसे हम इसको लेबोरेटरी इंडस्ट्री में हम कंपोनेंट्स को एयर में से डिफरेंट गैसेस को हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एयर है उसको हम पहले फ़िल्टर करेंगे इसके थ्रू, और उसके बाद उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और उसकी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसकी प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे हम और हॉट एयर सप्लाई करेंगे। तो क्या होगा उसको, और फिर ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, इस चैम्बर में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर ये इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी एयर इन कर रहा है ना, वो क्या होगी, वो कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ओके, आफ्टर दिस वन व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर।
ये हमें मिल जाएगी। और फिर इसका यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसको भेजेंगे किस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। यहाँ पे क्या होगा इसका, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस फाइनली। तो बीच में जो भी है ना, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं सेपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ड्राई आइस वो बाहर आ जाती है। और यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें से थ्रू हम जो भी लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी तो वो पहले कंडेंस होगा, ठीक है, तो वो पहले सेपरेट होगा, और फिर उसके बाद जिसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके बाद सेपरेट होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी गैसेज है ना एयर में, उसको हम इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। अभी हमें अगर कॉपर सल्फेट ये अलग करना हो, कॉपर सल्फेट के इम्प्योर सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट का अगर कोई इम्प्योर सैंपल है उसमें से हमें कॉपर सल्फेट को अगर अलग करना, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम फाइनली कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है उसको उसमें हम वाटर डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद उसको फ़िल्टर आउट करेंगे। तो क्या होगी, उससे उसकी इम्प्योरिटीज़ वो बाहर आ जाएंगी। और फिर उसके बाद हम फ़िल्टर पेपर से थ्रू हम उसको फ़िल्टर करेंगे, तो इम्प्योरिटीज़ उसकी बाहर आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे। तो इवेपोरेशन के बाद क्या होगी, और इवेपोरेशन के बाद फिर उसे हम फ़िल्टर पेपर से एक दिन के लिए मिनिमम फॉर 1 डे उसको ढक कर छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे कॉपर सल्फेट्स के। वी विल गेट फाइनली क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और तो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट। ये हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, फाइनली जो इम्प्योर सैंपल था उससे हम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये इवेपोरेशन, सिंपल इवेपोरेशन मेथड से बेटर है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन मेथड में कई सारी इम्प्योरिटीज़ रह सकती हैं, और इवेपोरेशन मेथड हम किसी बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वैसे कंपाउंड जो कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, चार्निंग उनका स्टार्ट होना लगता है, जैसे कि शुगर्स का, उनको हम नहीं इवेपोरेट कर सकते हैं इजीली। उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते प्योर सैंपल्स के इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अभी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर साल्ट जो कि हम सी वाटर से मिलता है उससे हमें अगर सेपरेट करना हो तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से थ्रू हम सेपरेट करेंगे। इसे हम इवेपोरेशन मेथड्स के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ बची रह सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। और फिटकरी, एलम, अगर इसे हमें अलग करना हो उसके इम्प्योर सैंपल से, तो उस टाइम भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, हम अगले क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।